वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल इम्बाइब लर्निंग। आज हम जो करने वाले हैं हमने बिकॉज ये चैप्टर का काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं और हम अगर इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि ये जो हमारा एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है, वो एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। इसमें एमसीक्यूज आते हैं और हमें आंसर करने होते हैं। तो आप कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितनी भी बुक्स देख ले, जब तक आपको क्वेश्चन को समझना नहीं आ रहा, एमसीक्यूज के ऑप्शंस को समझना नहीं आ रहा, तो बाकी चीज़ें जो है वो वेस्ट हो जाती हैं। तो इसी रीज़न से हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है कि हम एमसीक्यूज करेंगे। कुछ 100+ एमसीक्यूज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम हो पाए आज हम कवर करेंगे। और बात ये नहीं है कि 100 एमसीक्यूज जो है वो आप कर लेंगे तो हाँ सब इसी में से आएंगे, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आपको एक बार आंसर करना आ जाएगा कि किस तरह से हम जो है जब भी हमारे पास एमसीक्यू का कोई क्वेश्चन आएगा हम किस तरह से उसे आंसर करेंगे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इतना चाहिए कि आपका बेसिक्स जो है वो इतने स्ट्रांग हो कि आप जो है समझ पाए कि व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन, व्हेन यू विल बिकम द टीचर, तो हाउ विल यू बिहेव इन द क्लास एंड हाउ विल यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यही अब हम दिमाग में रखते हुए अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमें एमसीक्यूज को जो है सॉर्ट करना है। किस तरह से एमसीक्यूज मैं बता देती हूँ। आंसर इसमें ऑलरेडी मार्क्ड है। मैं यहाँ पे कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाह रही कि मैं क्वेश्चन बताऊँ आप सोचें आंसर दे, बिकॉज यहाँ पर मेरा पॉइंट ये नहीं है कि मुझे आपका कोई टेस्ट लेना है, आपको खुद का अपना कोई टेस्ट लेना है। यहाँ पर हमारा पॉइंट ये है कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग बिठानी है कि किस तरह से आंसर जो है वो राइट आंसर बनता है 4 ऑप्शन में से। तो अभी आप देखेंगे आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे हैं अभी, ये देखिए। बात की जाती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले आप गए, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, कुछ सेकंड्स होते हैं आंसर करने के, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप कह रहे हैं कि 300 क्वेश्चन और 3 घंटे का टाइम है और आपको किस तरह से करना है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल होंगे, आपको सॉल्व करने होंगे। कुछ क्वेश्चन अगर डाटा इंटरप्रिटेशन की मैं बात करूँ या और मैं रीजनिंग की बात करूँ, वहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पे आते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप ये देख के चलेंगे या तो आपको आंसर पता है या नहीं पता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम आप सोचने में नहीं लगा सकते। आपको सिर्फ ये देखना है कि अच्छा ठीक है ये बात कर रहा है, इसका आंसर क्या बन सकता है। जैसे हम अगर ऑप्शन देखें, यहाँ पर बात की गई कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज, पहला ऑप्शन बोलता है टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। सेकेंड बोलता है टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास, टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, टू वैल्यूएट द स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात है कि डिलीवर लेक्चर इन क्लास, हाँ बिल्कुल सही बात है, टीचर का ये काम तो होता ही है। टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन ये भी होता है, स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करना ये भी होता है, लेकिन ये सबसे एंड में होता है, ये हमें ध्यान रखना है, सबसे एंड में होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को डिलीवर लेक्चर करना, स्टूडेंट्स की टेक केयर करना, इवेल्युएशन करना, ये सब क्या है? ये है क्लास को ऑर्गेनाइज रखना। तो जो पहला ऑप्शन है टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, इसमें ये 3 ऑप्शन ऑलरेडी आ जाते हैं, तो हमारा आंसर बन जाता है टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग वर्क। आपको देखना है कि अगर ऑप्शंस आपके 4 दिए हुए हैं और अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें बाकी के 3 ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, तो आपका आंसर जो है यही बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। टीचर शुड बी ऑनेस्ट, बिल्कुल। डिलीजेंट, बिल्कुल। ड्यूटीफुल, बिल्कुल। पंक्चुअल, बिल्कुल। अब ये जो ऑप्शंस आप देखेंगे कोई चारों ही तो सही है। अब इसमें हम कैसे बताएं कि कौन सा सही होगा? देखो, ऑनेस्ट होना इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट। हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं? टीचर की। आप एक स्कूल, एक टीचर, उस पर्सपेक्टिव से सोचिए कि एक टीचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। ऑनेस्ट होना तो यार किसी भी इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, वो टीचर के लिए नहीं, वो किसी भी इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। डिलीजेंट होना मतलब कि अपनी चीज़ों को बहुत ही पर्टिकुलरली, मतलब बहुत ही ध्यान से करना, डिलीजेंटली करना, अपनी एक सोच और समझ के साथ करना, वो भी एक इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर ये होना बहुत ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी, ये भी हर इंसान को होना बहुत ज़रूरी है। ड्यूटीफुल का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि एक टीचर को अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर एक इंसान को अपनी ड्यूटी पता होगी तो वो ऑनेस्ट भी होगा, वो डिलीजेंट भी होगा, वो पंक्चुअल भी होगा। लेकिन अगर इंसान ड्यूटीफुल नहीं है, यानी कि अपने काम के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित नहीं है, अपने काम के लिए वो पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं है,
तो उस केस में ना तो वो ऑनेस्ट बन पाएगा, ना डिलीजेंट, ना पंक्चुअल। क्योंकि समझो मुझे अगर अपनी जॉब पसंद ही नहीं है तो मैं ना वहाँ पे टाइम पे जाना चाहूँगी, ना वहाँ पे मैं ऑनेस्ट रहना चाहूँगी, ना ही मैं वहाँ पे बहुत ही डिलीजेंटली चीज़ों को करना चाहूँगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपनी ड्यूटी के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित होंगे तो आप बाकी चीज़ें ऑलरेडी कर लेंगे। अब हमारे पास आता है जी तीसरा एमसीक्यू। तीसरा एमसीक्यू में जो बोलता है वो ये बोलता है एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल्स बिकॉज। अब एनवायरमेंटल एजुकेशन हमारी जो है करिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है स्कूल्स में क्यों क्यों सिखाई जाना जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इट विल अफेक्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। It will provide job to teachers. We cannot escape from the environment. अब ये देखिए पहली जो सी ऑप्शन है, आप ना इसमें वो कर सकते हैं कि डिडक्टिव अप्रोच लगा लें। हम क्या करेंगे कि हम एक्सक्लूड करना स्टार्ट करते हैं जो ऑप्शन हमें लगता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको जो पहला सही लगे आप टिक करो फटाफट आगे भागो, ऐसा नहीं है। जब तक आप बिल्कुल श्योर नहीं हो ऐसा नहीं है, आपको ऑप्शन तो सारे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल ही गलत लगेंगे। जैसे आप सी ऑप्शन पे जाओ कि अगर एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है स्कूल्स में सिखाई गई तो वो टीचर्स को जॉब प्रोवाइड करेगी। यार ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर नहीं सिखाई जाएगी टीचर्स को जॉब तो तब भी मिल जाएगी। तो ये तो हम बिल्कुल काट देंगे। फर्स्ट ऑप्शन पे हमारी इट विल अफेक्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंट के पॉल्यूशन पे एनवायरमेंटल एजुकेशन का ये देखिए अफेक्ट तो वैसे ही नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव सेंस में। तो पॉल्यूशन पे अफेक्ट आएगा, हाँ, क्योंकि ये बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन जब हम उनको बच्चों को सिखाएंगे तो वो पॉल्यूशन कम करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये सही ऑप्शन है। वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम एनवायरमेंट, ये भी सही ऑप्शन है। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए अब ये जो चीजें है ना तीनों, इसमें से ये समझ आ रहा है कि हम ना बेसिक उसमें जाते हैं कि हमें क्यों सिखाया जा रहा है। तो ये तो हमारा एंड रिजल्ट हो गया, एंड हमारा गोल हो गया, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ये देखिए इट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम एनवायरनमेंट, इट विल अफेक्ट। अब ये जो रिजल्ट होगा ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, इसीलिए तो होगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो वही हम देख रहे हैं कि क्या बाकी ऑप्शन जो है वो उसमें मतलब जो हमारा ऑप्शन सही लग रहा है उसमें इंक्लूडेड है, तो हम जो है बिगर स्कोप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फोर्थ जो है बहुत ही बेसिक सा है, इसमें आप लर्निंग करेंगे। हमारी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी कुछ स्कूल्स थे जिन्हें हम नवोदय स्कूल्स बोलते थे। इन्हें क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? देखिए इसमें इस तरह के क्वेश्चन में सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर मुझे पता है कि इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज, प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज, अगर मुझे पता है कि नवोदय स्कूल्स को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था तो मैं ऑलरेडी मुझे सेकंड नंबर पे मेरा ऑप्शन मिल गया, मैं उसे टिक करूंगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगी। अब मैं ये नहीं पढ़ूंगी कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान, मुझे पता है कि नवोदय का रीजन जो था वो ये था कि गुड एजुकेशन रूरल एरियाज में दे पाए, इसीलिए इनको एस्टैब्लिश किया गया। तो मैंने टिक किया और मैं आगे बढ़ गई। ये सिर्फ आपको लर्न करना है, यहाँ पे कुछ भी समझने वाला नहीं है। नवोदय स्कूल्स को एस्टैब्लिश किए गए टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन द रूरल एरियाज। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ एमसीक्यू पे। एट प्राइमरी लेवल इट इज बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज। अब उन्होंने बोला कि प्राइमरी लेवल क्या होता है, यानी कि आप 2 to 5th क्लास बोल दें। अब आप बेटर होता है कि आप मदर लैंग्वेज सिखाएं, ठीक है। क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। हाँ, हो सकता है सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब मदर लैंग्वेज से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते। इट मेक्स लर्निंग इजी। हाँ, ये ऑप्शन भी सही लग रहा है कि लर्निंग इजी हो जाती है। मतलब आप अपने जो लैंग्वेज आप नॉर्मली यूज करते हैं घर पर, आपको अगर उसी में सिखाया जाएगा तो आपके लिए सीखना इजी हो जाएगा। इट इज हेल्पफुल फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा बिकॉज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मदर लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। वो आप किसी फॉरेन लैंग्वेज से भी आपका इंटेलेक्ट डेवलप हो सकता है। उसके बाद एक हेल्प चिल्ड्रन लर्न इन नेचुरल एटमॉस्फेयर। देखिए ये ऑप्शन क्या है, अब आपको पता है कि मदर लैंग्वेज घर में भी यूज कर रहे हैं, अब आप स्कूल में भी यूज कर रहे हैं, आपको ना एक नेचुरल फील आएगा। एक नेचुरल एटमॉस्फेयर जब मिलता है तो आपकी लर्निंग जो है ऑलरेडी इजी हो जाती है। वैसे भी हमें फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन ठीक लग नहीं रहे थे, ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा था, तो फोर्थ के अंदर जो है सेकंड ऑप्शन ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है विमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल बिकॉज। वो बोल रहे हैं कि विमेन जो है प्राइमरी लेवल पे बेटर टीचर होती है। क्यों? फर्स्ट है दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन, दे आर रेडी टू वर्क विद लो सैलरी। बिल्कुल गलत।
हायर क्वालिफिकेशन नॉट रीडेड इन प्रोफेशन बिल्कुल गलत, दे हैव लेस चांसेस अदर प्रोफेशन बिल्कुल गलत। अब आप देखिए ये जो ऑप्शंस हैं, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पे ना भी जाती है, क्योंकि मैं पूरी तरह से इससे भी कन्विंस नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ जो मेल भी हैं वो भी बहुत अच्छे चिल्ड्रन के साथ बिहेव पेशेंटली बिहेव करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम ये नहीं कह सकते कि बिकॉज प्राइमरी लेवल पे लेडीज बहुत पेशेंट होगी इसलिए हम उनको कहेंगे कि प्राइमरी लेवल वो टीचर बने, बेटर टीचर होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे गए हो तो बिल्कुल ही गलत है कि क्या ऐसा है कि विमेन लो सैलरी पे काम करती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जिस प्रोफेशन में कम क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा भी नहीं है। और अदर प्रोफेशन में विमेन की चांस नहीं है, मतलब आज की टर्म्स को देखते हुए जब विमेन पता नहीं क्या क्या कर रही है, जब विमेन हमारी जो है एरोप्लेन उड़ा रही है, वहाँ पर हम ये बोलेंगे कि उनके और चांस नहीं है और किसी प्रोफेशन में, तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो दे बिहेव मोर पेशेंटली विद अदर चिल्ड्रन इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑल्दो मैं इससे भी सैटिस्फाइड नहीं हूँ बिकॉज बट हमारा एग्जाम ऐसा है कि हमें वी हैव टू आंसर राइट, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो आता है ये देखिए 7th क्वेश्चन है, इस पे आगे we have been selected in all the 4 professions given below। अब आप देखिए आपको step into the shoes, आप जो है चारों प्रोफेशन में सिलेक्ट हो गए, आप कहाँ जाना चाहिए। अब आप देखो, आप ये कहोगे ये क्या हुआ भाई, ये तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से है ना, किसी का मन होगा किसी में जाए, किसी का मन होगा किसी में जाए, लेकिन अब आप ये सोचिए आप नेट का एग्जाम क्यों दे रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ 4 प्रोफेशन लिखे, टीचर, पुलिस, आर्मी और बैंक। आपने नेट का एग्जाम देने बैठे, क्या एग्जाम में क्या पुलिस, आर्मी या बैंक में जा सकते हैं, टीचिंग में ही जाएंगे ना। तो अगर आप सिलेक्ट हो गए चारों प्रोफेशन में, तो वेयर वुड यू लाइक टू गो, देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू गो इन टीचिंग बिकॉज़ दैट इज व्हाई वी आर गिविंग दिस एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। जब आप ब्लैक बोर्ड में से तो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, व्हाइट बोर्ड का यूज ज्यादा होने लगा है, लेकिन मैंने ये चीज अपने हमारे टाइम पे ब्लैक बोर्ड यूज होते थे तो क्या होता था, राइटिंग अगर आप ब्लैक बोर्ड पे कर रहे हैं ना तो गुड हैंड राइटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता था। समझ लो आप गुड हैंड राइटिंग में क्लैरिटी ऑफ राइटिंग आ जाएगा। अब समझ लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, अपना नाम लिख रही हूँ, ठीक है, किसी को समझ नहीं आएगा तो बहुत छोटा लिख दिया, या फिर मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो मैं बाकी स्पेस में कितनी गलत तरीके से यूज कर रही हूँ और कहाँ लिखूंगी चीजें। तो बिग लेटर स्मॉल लेटर ये तो गलत है ब्लैक बोर्ड पे, आप एक नॉर्मल अपना फॉन्ट यूज कीजिए, उसी में लिखिए। क्लैरिटी होना जरूरी है, तो गुड हैंड राइटिंग और क्लैरिटी ये देखना कि गुड हैंड राइटिंग है तो क्लैरिटी तो ऑब्वियसली है ही ना, अगर राइटिंग ही गलत है तो क्लैरिटी कहाँ से होगी, तो इसलिए गुड हैंड राइटिंग आर आंसर। 9th MCQ जो है वो बात करता है सम स्टूडेंट्स सेंड अ ग्रीटिंग कार्ड टू योर टीचर्स। समझ लो मैं टीचर हूँ, ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट ने क्या किया, या आप समझ लो आप एक टीचर हो, आपके पास स्टूडेंट ने क्या किया, ग्रीटिंग कार्ड दिया टीचर्स डे पे। अच्छी बात है, करते हैं बच्चे, हमने भी किया है। अब क्या करेंगे, डू नथिंग, ऐसा तो नहीं है। आपको अगर कोई आउट ऑफ गुड जेस्चर आपका स्टूडेंट आपको कार्ड दे रहा है तो आप उसे कुछ बोलेंगे नहीं, उसे कितना ऑकवर्ड लगेगा। Say thanks to them, हाँ बिल्कुल सही बात। Ask them not to waste money, बिल्कुल गलत है, ऐसा थोड़ी ना करेंगे आप। Reciprocate the good wishes to them, reciprocate the good wishes to them। अब देखिए ये भी सही है। रेसिप्रोकेशन का मतलब ये होता है कि किसी ने आपके लिए कुछ किया और आपने भी उसके बदले में उसके लिए कुछ किया। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टूडेंट ने कार्ड दिया तो कल आप उसके लिए चॉकलेट ले आएंगे, इससे क्या होगा, उसके अंदर लालच बढ़ जाएगा। तो ठीक है, अच्छा मैंने मैडम को गिफ्ट दूंगा तो मुझे भी बदले में कुछ मिलेगा। दिस इज नॉट व्हाट यू हैव टू डू। You have to be a very sophisticated person here, and you just have to say thanks to them. Because आप देखिए ऐसा तो है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, और मनी वाला ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। रेसिप्रोकेशन का मतलब मैंने यहाँ बोला क्यों आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज इससे क्या होगा, उनकी लालच बढ़ जाएगा कि अच्छा ठीक है हम अगर गिफ्ट दे देंगे तो वो भी हमें गिफ्ट देंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक नॉर्मल जेन्युइन टीचर की तरह उन्हें थैंक्स बोलेंगे और गुड विशेस देंगे, वहीं पर आप उनको कार्ड को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारा 10th MCQ पे हम आते हैं। A student comes late in your class। अब ये देखिए सारे क्वेश्चन अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो जो हम कर रहे हैं सिचुएशनल बेस्ड है। यहाँ पर आपको एक टीचर माना गया है और आपसे जो एग्जामिनर है वो ये पूछना चाह रहा है कि यू विल बिकम द टीचर, हाउ विल यू बिहेव। दिस इज व्हाट दे आर चेकिंग
कि हम क्या एलिजिबल भी हैं इस एग्जाम में बैठने के, उसको क्लियर करने के लिए, या हम एलिजिबल भी हैं कल एक टीचर बनने के लिए। तो उसी पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर अपने आंसर्स को देंगे कि अब देखिए आप क्लास में, अब आप इमेजिन कीजिए, आपको जस्ट अभी देखिए टाइम है, अभी आप एग्जाम में नहीं बैठे, अभी आप सोच सकते हैं, उतने आपके पास बैठे थे कि आप सोचिए बैठ के। तो अब आप सोचिए आराम से कि आप कल को एक टीचर बने, ठीक है, कल को अब आप एक टीचर बन गए। अब एक स्टूडेंट आता है आपकी क्लास में, लेट आता है, देन यू विल इन्फॉर्म टू पेरेंट्स। अब ऐसा नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ कि वो रोज लेट आता है, उन्होंने बोला कि एक स्टूडेंट लेट आ रहा है क्लास में नॉर्मली, तो इन्फॉर्म टू पेरेंट्स, पनिश हिम, ट्राई टू नो द रीजन, नॉट पे अटेंशन देयर। मैंने जब पहले के लेक्चर्स जो लिए थे उसमें ना एक टॉपिक डिस्कस किया था कि आपको जब मतलब 3 स्टेजेस होती हैं पढ़ाने की, 3 स्टेजेस होती है। इंट्रोडक्टरी स्टेज उसमें पहली स्टेज थी। इंट्रोडक्टरी स्टेज में आप क्या करते हैं, अपना जो गैप होता है स्टूडेंट और टीचर का, ये जो गैप है इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस गैप को आप किस तरह से तोड़ते हैं कि उनके साथ एक बात करके, एक बिल्डअप, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। अब अगर वो स्टूडेंट, आप नए नए क्लास में गए, मैं एक सिचुएशन ले रही हूँ, आप नए नए पढ़ाना शुरू किया और स्टूडेंट अभी क्लास में लेट आया, आपने डायरेक्टली जाकर उसके पेरेंट्स को कंप्लेंट कर दी, या आपने सीधा बोल दिया क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाओ, या फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपका लेट, अगर आप कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर तो वो रोज लेट आएगा ना, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब आपको अगर एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो यू हैव टू बी कर्टियस, यू हैव टू फील व्हाट दे आर फीलिंग एंड यू शुड नो द रीजन। तो आप नॉर्मली एज अ टीचर क्या करेंगे, यू विल ट्राई टू नो द रीजन कि व्हाई दैट स्टूडेंट हैज कम लेट। हो सकता है उसका कोई ट्रेजेडी हो गई हो सकता है उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो ये चीज़ें हमें अपने ध्यान में रखनी है। हमारे 10 MCQ अभी तक हो चुके हैं, अब हम अपने नेक्स्ट MCQ 11th MCQ पे बढ़ते हैं। अब व्हेन द स्टूडेंट्स बिकम फेल्ड, इट कैन बी अंडरस्टूड दैट, जब आप समझो आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से एक बच्चा जो है फेल हो गया, 99 बच्चे जो हैं जी पास हो गए। अब अगर ऐसा है तो इन्होंने कहा कि स्टूडेंट फेल हो गया तो हम क्या मतलब निकालेंगे कि सिस्टम फेल हो गया? बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक स्टूडेंट के फेल होने से पूरे सिस्टम का फेलियर हम नहीं बना सकते। टीचर का फेलियर ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से वहां पर हैं, जिस पोजीशन में आप टीचर बने आप अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से वहां पर हैं, तो ये आपका फेलियर नहीं है। टेक्स्ट बुक का फेलियर, टेक्स्ट बुक जो हमारी क्लास में पढ़ाई जाती है वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है, सालों से पढ़ाई जा रही होती बुक्स होती हैं, तो इनको तो हम फेलियर नहीं मान सकते बिकॉज ये बिल्कुल ठीक होती है। द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फेलियर, ऑब्वियसली जब 100 बच्चों में से एक बच्चा फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो लैग कर रहा है ना। अब हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको पास करवाने के लिए काम करेंगे, लेकिन इसकी वजह से हम एग्जिस्टिंग में टोटल सिस्टम का फेलियर, टीचर का फेलियर, बुक्स का फेलियर ऐसा नहीं मान लेंगे। तो इसका ऑप्शन रहेगा इंडिविजुअल स्टूडेंट का फेलियर। अब नेक्स्ट जो हमारा MCQ है वो है इट इज एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स। अब होमवर्क अगर हम देते हैं, अब आप भी कहते हो कि हम बहुत क्रिप किया करते थे अपनी एज पे कि हमें होमवर्क इतना मिल गया, होमवर्क इतना मिल गया। अब अगर हम जानना चाहें कि होमवर्क जो है वो दिया क्यों जाता है, The advantage of giving homework that students remain busy at home। ऐसा नहीं है, कोई भी टीचर इसलिए होमवर्क नहीं देता था कि वो बिजी रहें घर जाके, ऐसा नहीं। आप खेलने भी तो जाते थे तो होमवर्क लिमिट में ही दिया जाता था। अगर उन्हें बिजी करना होता तो वो इतना होमवर्क दे देते कि बच्चा कुछ कर ही ना पाए। स्टडी एट होम, हाँ ये हो सकता है कि स्टडी एट होम मे बी चेक बिफोर देयर प्रोग्रेस, अब वो प्रोग्रेस कितनी कर रहे हैं ये चेक करने के लिए। लेकिन प्रोग्रेस चेक करने के लिए तो हम इवेल्युएशन करते हैं ना, होमवर्क थोड़ा ना देते हैं। होमवर्क तो ये होता है कि आपने क्लास में समझ लो किसी पेडागोजिकल मॉडल के अंदर आप बच्चों को ए लिखना सिखा रहे हैं, आप उन्हें घर पे दे रहे हैं कि आपको 10 टाइम्स ए लिखना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, उनकी प्रोग्रेस चेक नहीं होगी। अगर वो मतलब प्रोग्रेस तो चेक होगी, लेकिन अगर हम 4th पॉइंट पे जाएं, वी डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, तो उनको पता है कि वहाँ पर टीचर हमारे सामने नहीं है, अब हमें ये चीज़ खुद करनी है या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प से करनी है। तो वहाँ पर उनके अंदर सेल्फ स्टडी की जो है हैबिट डेवलप हो जाती है। बिकॉज उनकी प्रोग्रेस जब उनको चेक करनी होगी तो हम एग्जाम्स लेंगे उनके, तो आप उनको एग्जाम्स अपने सामने बैठ के करवाएंगे, क्योंकि घर पे अगर आप दे रहे हैं वो तो उनके पेरेंट्स भी करके दे सकते हैं ना।
तो पेरेंट्स करके दे सकते हो तो प्रोग्रेस कैसे चेक होगी? प्रोग्रेस चेक करने के लिए आप एग्जाम्स लेते हैं, लेकिन हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी डेवलप करने के लिए आप होमवर्क देते हैं, ठीक है। अब हमारा 13 जो है MCQ है वो ये बोलता है इन कंप्यूटर्स द लेंथ ऑफ वर्ड इज मेजर्ड इन, ये लर्न करने वाला है, ठीक है। ICT में भी हम ये पढ़ेंगे बिट बाइट, ठीक है, ये सब। तो लेंथ ऑफ वर्ड कंप्यूटर में हम बिट से मेजर करते हैं, ठीक है। बिट बाइट इसी का फॉर्म है। अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये भी नेक्स्ट भी हमें लर्न ही करना है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ये अब आप ये सोचेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कहाँ से आ गए। अब आपको भी पता है सिलेबस में जब आप जाएंगे, अब आप एक बार ये पढ़िए, टीचिंग सपोर्ट मटेरियल ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड ICT बेस्ड। तो जब ICT आ गया तो ICT के क्वेश्चन तो इसमें एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल आ सकते हैं, तो कोई भी इसमें वो वाली बात नहीं है। ICT के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में, इसके क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो ये जो हमारा फर्स्ट पेपर है ना, ये है ही ऐसा कि कहीं पे कुछ भी आपको आ सकता है, तो आपके कंसेप्ट पक्के होंगे तो आप क्लियरली जो है आंसर कर पाएंगे। ये हो गया द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ये ICT में भी आ सकता है, तो बस ये याद कर लीजिए। 15 जो है अ टीचर है सीरियस डिफेक्ट, टीचर के अंदर सीरियस डिफेक्ट है कब? अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बिल्कुल नहीं। फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग बहुत अच्छे टीचर हैं, मेरे नोन में ही कुछ ऐसे टीचर हैं जो कि ब्रिलियंट टीचर्स हैं। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड होना आपको मेंटली अनस्टेबल या मेंटली हैंडीकैप्ड नहीं करता है, बल्कि आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा भी हो सकती है नॉर्मल लोगों से। अब सेकंड है बिलोंग टू लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। अगर एक इंसान इकोनॉमिकली लो है, इट डजंट मीन कि उसके अंदर वो सीरियस डिफेक्ट है। अगर ऐसा होता तो कितने हम केसेस देखते हैं, द स्टूडेंट्स हु पास IAS एंड दे आर नॉट फ्रॉम दैट रिच बैकग्राउंड, तो वो कैसे पॉसिबल हो जाता है? तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत है। हैज़ वीक पर्सनैलिटी, ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी वीक है तो आपके अंदर डिफेक्ट है। पर्सनैलिटी ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसको हम डिफेक्ट नहीं मानेंगे। हैज़ इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ मेंटल डेवलपमेंट। मैच्योरिटी ऐसी चीज़ है जो आपकी बचपन से आपको कोशिश की जाती है कि आपके अंदर आ जाए। अगर आपका बेस ही हिला हुआ है तो मेंटली आप पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे, और अगर आप मेंटली पूरी तरह से, वो बेस अगर स्ट्रांग नहीं है ना, तो उसके ऊपर जो भी बिल्डिंग खड़ी हो रही है वो स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो इस केस में अगर एक टीचर का मेंटल डेवलपमेंट बहुत इमेच्योर है, उसे पता ही नहीं है कैसे किससे डील करना है, तो दैट इज अ सीरियस डिफेक्ट। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत साउंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि सक्सेस ऑफ अ टीचर इज हाई अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, गुड ट्रेड्स इन हर पर्सनैलिटी, हिज हर गुड टीचिंग, हिज हर गुड कैरेक्टर। देखो कैरेक्टर तो पर्सनैलिटी ट्रेट है किसी के लिए भी, टीचर से रिलेटेड कुछ नहीं है इसमें। अब बात आती है हाई अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ये हम अब हमने, मुझे याद है हमने ये बात की थी, टीचिंग एक लाइन थी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, टीचिंग इज नॉट अ सक्सेस एक्ट। ये एक लाइन थी, इसका मतलब मैंने बताया था बहुत क्लियरली कि जब आप टीच करते हैं तो आपकी इंटेंशन होती है बच्चों को ट्रांसफॉर्म करना, बच्चों की डेवलपमेंट करना। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको 100% रिजल्ट अच्छा लेके आना है। अगर ऐसा होगा तो फिर तो आप क्या करेंगे, आप एग्जाम लेने से पहले या टेस्ट लेने से पहले उनको थोड़ी हिंट दे देंगे और बच्चे पेपर पास कर लेंगे, क्लास में वो पास हो जाएंगे 100% रिजल्ट और आप अच्छे टीचर। ऐसा नहीं होता। टीचर जो है, स्टूडेंट अगर 100% मार्क्स ला रहा है तो सक्सेसफुल है, ये बिल्कुल गलत चीज होगी। इट इज नॉट अ सक्सेस एक्ट। सेकेंड ऑप्शन बोलता है गुड ट्रेट्स ऑफ हिज हर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, अब ऊपर भी जैसे बात करी कि अगर उसकी वीक पर्सनैलिटी है या अच्छी पर्सनैलिटी है तो क्या वो डिफेक्ट है उसके अंदर या वो बहुत अच्छा बन जाता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। हिज हर गुड टीचिंग, गुड टीचिंग में देखिए सब कुछ आ गया ना, उसकी अगर वो टीचर अच्छा है तो अचीवमेंट भी आ जाएगी, पर्सनैलिटी भी आ जाएगी, कैरेक्टर भी आ जाएगा। तो वही बात है कि बड़े स्कोप के अंदर बाकी ऑप्शन ऑलरेडी लाई कर रहे थे। अब 17th MCQ बोलता है अ दीपावली फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। आप टीचर हैं, ठीक है, तो आप दीपावली फेयर हो रहा है तो ओनली टू विजिट द फेयर आप जाएंगे नहीं,
टेक पार्ट इन फंक्शन, टेक अ शॉप टू सेल समथिंग, टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री वाटर टू विजिटर। अब फ्री वाटर विजिटर को अगर आप दे रहे हैं, एक शॉप ले रहे हैं कुछ बेचने के लिए, तो यानी आप पार्टी तो ले रहे हैं फंक्शन में, तो ये ऑप्शन में बाकी दोनों ऑप्शन इंक्लूडेड है। ओनली टू विजिट वाला ऑप्शन अच्छा है ही नहीं, बिकॉज अगर आप टीचर हैं एक स्कूल में, तो अगर आपके स्कूल ने कुछ ऑर्गेनाइज किया तो यू है शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आप नहीं तो ग्रो कैसे करेंगे। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट, अब आप एक टीचर नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लीजिए, अब एक आप स्टूडेंट बन चुके हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट इज, the most important trait of a student is sense of responsibility, to speak truth, cooperation and obedience। देखिए जब एक स्टूडेंट होता है, आप भी जब स्टूडेंट होंगे स्कूल में, आपने सुना होगा टीचर हमेशा क्या बोलती थी, यू शुड बी ओबीडियंट, आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। देखिए अगर आप ओबीडियंट हैं यानी कि क्या, आप अपने टीचर की बात मानते हैं। अगर आप टीचर की बात मानेंगे तो आप सच भी बोलेंगे, आप कोऑपरेटिव भी होंगे और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने आप आ जाएगी। तो ओबीडियंस में ऊपर की चीजें इंक्लूडेड हैं, तो एक स्टूडेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट है ओबीडियंस। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19, द पर्पस ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज। जो बेसिक एजुकेशन की स्कीम आती है यानी कि हमारी पॉलिसीज आती हैं, उनका मेन पर्पस क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना, वोकेशनलाइज करना एजुकेशन को, टू मेक एजुकेशन कंपल्सरी, टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन। स्कीम के अंदर ना जो चीज़ें आती हैं, ये कोई ऐसी पॉलिसी नहीं निकाली गई है कि सबको हमें साक्षर बनाना है, वो डिफरेंट चीज़ें होती है। टू मेक एजुकेशन कंपल्सरी फॉर, ये डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। जो एजुकेशन की स्कीम्स आती हैं, इसके अंदर जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि हम नीड्स को पहचानें स्टूडेंट्स की और उस अकॉर्डिंग से उनकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करें। तो फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन इज द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन स्कीम, कि आप लर्न ही कर लेंगे तो बेटर रहेगा। अब 20th क्वेश्चन बोलते हैं, यू आर टीचिंग अ टॉपिक इन क्लास, ठीक है, आप एक टीचर है, आपने क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया एंड दैट स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है, मतलब आप समझ लो आप उन्हें पढ़ा रहे हो, कोई भी थ्योरी पढ़ा रहे हो, ठीक है, साइंस की थ्योरी पढ़ा रहे हो, और वो स्टूडेंट एकदम से बोलता है कि मैम आज का वेदर ऐसा क्यों है, कोई रिलेशन है, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यू विल अलाउ हिम टू आस्क अ रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप उनको अलाउ करेंगे तो बाकी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होगा, आप अपने टॉपिक से हिल जाएंगे, तो ये भी गलत है। यू विल नॉट अलाउ इट टू आस्क अ रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन अब क्लास में ऐसा भी नहीं है, अगर एक बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, 2 इयर्स है, तो आप उसको जब तक वो बहुत ही इरेशनल क्वेश्चन ना पूछे, आप उसको ऐसा नहीं है कि मना कर देंगे कि चुप हो जाओ आप नहीं पूछ सकते, ऐसा भी नहीं है। यू विल कंसिडर इट इनडिसिप्लिन, पनिश हिम, ऐसा भी नहीं है, उसकी क्यूरियोसिटी है, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली आप जानेंगे तो है ना कि वो क्यों पूछना चाह रहा है। यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, ये बिल्कुल सही है। देखिए आप ऊपर से नीचे आते हैं ना, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरे को सारे ही ऑप्शन गलत लगे तो मैं क्या करूँगा, फिर आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, फिर आप देखेंगे कि ज़्यादा गलत कौन सा है। अभी जब हम ऊपर से नीचे आए, मुझे पहले 3 गलत लग रहे थे, जब मैं 4th में आई मैंने देखा यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर क्लास कि ये सेंसिबल है। अगर इसमें भी कुछ अजीब लिखा होता तो शायद मैं ऊपर जाती, शायद मैं बी को सिलेक्ट करती। यू विल नॉट अलाउ हिम टू आस्क अ रिलेटेड क्वेश्चन, तो नहीं हो सकता, और ना ही इसको हम पनिश कर सकते हैं, तो ठीक है, या तो हम उसे रोकेंगे, या फिर अगर ये जो ऑप्शन है यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, ये भी सेंसिबल ही लग रहा है। अब 21st क्वेश्चन से बात करता है, इफ यू आर अनेबल टू गेट अ जॉब ऑफ टीचर देन यू विल स्टार्ट गिविंग ट्यूशन एट होम, रिमेन एट होम टिल यू गेट अ जॉब, टेक सम अदर जॉब, कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग। देखिए स्टार्ट गिविंग ट्यूशन एट होम, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ये ऑप्शन सही है। रिमेन एट होम टिल यू गेट अ जॉब, ऐसा नहीं है, अपनी टीचिंग को वेस्ट क्यों करना है, अगर आपको पढ़ाने का मन है तो वो तो आप घर बैठ के भी पढ़ा सकते हैं ना। टेक सम अदर जॉब, ऐसा नहीं है, आपको टीचर बनना है तो टीचर ही बनेंगे ना। कंटिन्यू अप्लाई फॉर टीचिंग, ये भी सही है, आप कंटिन्यू करते रहेंगे टीचिंग अप्लाई करना और उसके साथ साथ ट्यूशन पढ़ाते रहेंगे, तो बिकॉज ट्यूशन पढ़ाते रहेंगे टीचिंग के साथ अप्लाई करते हुए, ये ऑलरेडी इसमें आ जाएगा, तो हम 4th ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। अ टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट बाय गिविंग सुटेबल प्राइजेस, गिविंग प्रॉपर गाइडेंस, गिविंग एग्जाम्पल एंड डिलीवरिंग स्पीच इन क्लास। देखिए डिलीवरिंग स्पीच इन क्लास तो गलत है, स्पीच से आप मोटिवेट नहीं कर सकते। गिविंग एग्जाम्पल्स हो सकता है, गिविंग प्रॉपर गाइडेंस, गिविंग सुटेबल प्राइजेस। अब
यहाँ पे प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा क्लास में कभी कभी टीचर्स करते थे कि मैं टेस्ट ले रही हूँ तो ये तीन क्या कहते हैं, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज जिनके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उन्हें एक चॉकलेट मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो ये मोटिवेशन की चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स जो है एक्साइटेड रहते हैं कि अच्छा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत कीजिए, जो मैंने लास्ट बताया था उस केस में क्या था कि एक स्टूडेंट ने टीचर को क्या दिया था, कार्ड। रेसिप्रोकेशन नहीं करनी है टीचर को, यहाँ पर तो टीचर एक टेस्ट रख रहा है और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाह रहा है। स्टूडेंट्स की एज यहाँ पे आपको टीचर, जब स्टूडेंट यहाँ बोला जा रहा है किसी भी एज का हो सकता है, तो आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ पे बड़ा बच्चा है, यहाँ पे छोटा बच्चा भी तो हो सकता है। अब उस छोटे बच्चे को आप स्पीच दे लो, एग्जाम्पल दे लो, गाइडेंस दे लो, उसे समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर उसे आपको सिखाना है तो आप क्या करेंगे, उसे कहेंगे कि ठीक है अगर तुम ये पढ़ के आए ना, अगर तुम्हें कंप्लीट करके आए तो तुम्हें मैं चॉकलेट दूंगा, इससे वो मोटिवेट हो जाएगा। तो उस पर्सपेक्टिव से फर्स्ट आंसर ही सही आंसर है। बस कुछ टिप्स मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जब आपको बोला जा रहा है कि यू आर अ टीचर, ठीक है, तो जब आपको टीचर बन के सोचना है तो आप बिल्कुल ऐसे सोचेंगे कि आप एक टीचर हैं वहाँ पर, और यहाँ पर आप सिर्फ एक कॉलेज के टीचर की बात नहीं की जा रही है। आप अगर कॉलेज के टीचर की ही बात होती तो फिर आपको बाकी मॉडल्स पढ़ाए ही क्यों गए, आपको पेडागोजिकल मॉडल के बारे में बताया ही क्यों गया, सिलेबस में क्यों बताया गया? वो इसलिए क्योंकि टीचर एक टीचर होता है, चाहे वो एक प्राइमरी स्कूल का टीचर हो, चाहे वो एक पीएचडी स्टूडेंट्स का गाइड हो, तो कुछ भी हो टीचर एक टीचर होता है। तो आपको जब यहाँ पर क्वेश्चंस पे मैं हमेशा ये कहूँगी कि जब आप सोचें, डोंट थिंक दैट यू आर अ टीचर ऑफ हाई क्लास स्टूडेंट्स, ऑलवेज थिंक कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जब स्टूडेंट बोला गया, मोटिवेशन बोला गया, आप ये सोचेंगे कि बच्चा है मुझे उसे कैसे मोटिवेट करना है। अच्छा, सिमिलरली जब आप एक टीचर है तो आप ये सोच रहे हैं क्लास में जो छोटे बच्चे हैं मैं उसको पढ़ाने जा रहे हैं तो मुझे वहाँ कैसे बिहेव करना है। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आप ध्यान में रखेंगे। नेवर थिंक कि आप यहाँ पर हायर, जब तक आपको क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि आप हायर क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। अब 23rd जो हमारा क्वेश्चन है उस पे आ गया, इफ अ स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रिस्पेक्ट टू यू देन यू विल। अब क्लास में एक बच्चा है बिल्कुल भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, ओबीडियंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है, हो सकता है अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अवॉइड लेस मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर एक बच्चा आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, यू आर अ टीचर राइट, तो आपको तो बायस नहीं होना है ना, आपको तो अपना ड्यूटीफुल रहना है, तो आप तो वैसे ही बिहेव करेंगे। टॉक टू हिज पेरेंट्स, आप ये भी कर सकते हैं, रिब्यूक हिम। अब रिब्यूक का मतलब मैं आपको बताती हूँ। रिब्यूक का मतलब जो होता है, जो मैंने अभी पढ़ा डिक्शनरी मीनिंग में आ रहा है, क्रिटिसिज्म, मतलब आप उसे क्रिटिसाइज करेंगे, क्लास में क्रिटिसाइज करेंगे। नहीं, अगर ऐसा है तो आप अच्छे टीचर कैसे हुए, ये भी ऑप्शन गलत है। तो दो चीजें, टॉक टू हिज हर पेरेंट्स या इग्नोर हिम। अब देखिए टॉक टू हिज और हर पेरेंट्स, अब यहाँ पर जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रिस्पेक्ट टू यू, अब क्या ये वन टाइम चीज है, क्या ये हमेशा होता है? अब हमें ये देखना है क्या ये वन टाइम चीज़ है या हमेशा होता है। अभी हमें अब बोला नहीं गया ना हमेशा, उन्होंने बोला कि स्टूडेंट आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, हम ये मानेंगे कि वन टाइम चीज़ है। और जब वन टाइम चीज़ है तो इग्नोर करो ना, फर्स्ट टाइम में तो आपको चांस देना ही पड़ेगा। टॉक टू हिज पेरेंट्स, आप ऐसा करो ना करोगे कि फर्स्ट टाइम में उसे बुला लोगे। तो क्वेश्चन में अब सेकेंड चीज़ जो मैं आपको कह रही हूँ ध्यान रखेंगे कि जब सिचुएशन बेस्ड चीज़ें दी गई हैं तो यू विल ऑलवेज थिंक कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो हमें अभी कैसे बिहेव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, लर्न कर लीजिए 1988। नेशनल लिटरेसी मिशन जो है 1988 में आया था। 25th जो क्वेश्चन है ये बोलता है एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये भी आप लर्न करेंगे कि नेशनल काउंसिल क्यों बनाया गया। टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, कॉलेज में स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन बनाया गया। किंडरगार्टन सिस्टम, ये हमने बिल्कुल पढ़ा था, किंडरगार्टन सिस्टम वाज कंट्रीब्यूटेड बाय फ्रॉबेल, क्यों आया था, फ्रॉबेल ने दिया था। अब आता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कब आया था, 1961। अब ये जो है थोड़े से क्वेश्चन लर्निंग वाले हैं तो आपको जो है ये लर्न करने हैं, आप इसमें और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 1961 में ये आया था। 28 बोलता है ऐसे टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल, ऐसे टाइप टेस्ट हमारे रिलायबल क्यों नहीं होते, बिकॉज देयर आंसर्स आर डिफरेंट, देयर रिजल्ट्स आर डिफरेंट,
Their checking is affected by examiner's mood. Their responding styles are different. अब यही फर्क है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जब आप कहेंगे ना हमारा नेट का एग्जाम, आपने कभी सोचा कि ऑब्जेक्टिव क्यों है? रीजन ये है कि यहाँ बायसनेस नहीं हो सकती। देखो जब आप एक एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठ रहे हो कि आपको एंट्री देनी है, अभी बाद में तो आप ऑब्वियसली सब्जेक्टिव में जाओगे ही, वहाँ पे आपके एग्जामिनर में बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन जब आप अभी एक बार आप घुसने चाह रहे हो ना, तो आपको भी पता है कि एजुकेशन सिस्टम ये चाहेगा कि हम बिल्कुल अनबायस तरीके से बच्चे को जो है एंट्री दें। उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी जो नॉलेज लेवल है टीचर टू टीचर, जो एग्जामिनर टू एग्जामिनर कैसे डिफर कर रहा है, और फिर हम उसे अच्छे से टटोल लेंगे। लेकिन अभी की टाइम पे जो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंगे, कंप्यूटर चेक करेगा, ठीक है तो ठीक, गलत है तो गलत, और इसमें कुछ भी बायसनेस नहीं हो सकती। तो ऐसे टाइप टेस्ट में रिलायबिलिटी इसीलिए नहीं होती, आंसर डिफरेंट होते हैं, रिजल्ट्स डिफरेंट नहीं हो सकते। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया मतलब बड़ा पूरा क्वेश्चन है तो रिजल्ट्स तो सेम ही आएंगे ना। द रिस्पॉन्डिंग स्टाइल्स आर डिफरेंट, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है कि एग्जामिनर के मूड पे बहुत डिपेंड करता है उसका जो आंसर है, तो इसलिए ऐसे टाइप टेस्ट को बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है। 29 बोलते हैं गार्जियन नेवर कम्स टू सी यू इन क्लास। एक बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट है, ऐसी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्लास में जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है कभी भी, एक इस बच्चे के पेरेंट्स कभी भी नहीं आते। तो अब आपको थोड़ा अजीब तो लगेगा ना कि सब बच्चे के पेरेंट्स आ रहे हैं, इसके क्यों नहीं आ रहे हैं, और क्या करेंगे, चाइल्ड को इग्नोर? ऐसा थोड़ी ना है, चाइल्ड तो आप तो अनबायस्ड है ना, आप तो एक डिसिप्लिन ड्यूटीफुल टीचर है। राइट टू द गार्जियन, या तो हम लिख सकते हैं गो एंड मीट हिम योरसेल्फ, स्टार्ट पनिशिंग द चाइल्ड। फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत। या तो आप गार्जियन को लिखेंगे, बट क्या गारंटी है कि वो गार्जियन जो आ नहीं रहा, उसे अगर कुछ लिखेंगे तो वो चीज़ उस तक पहुंच रही है? तो अगर आप वरीड होंगे तो यू विल गो एंड मीट द गार्जियन योरसेल्फ। 30th क्वेश्चन बोलता है टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास अ टीचर शुड यूज ब्लैक बोर्ड, डिस्कस, टेल स्टोरीज, आस्क क्वेश्चंस। क्लास में ना मुझे याद है कि हमसे तो बचपन में हमारे मैक्सिमम टीचर्स यही बोला करते थे कि ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। तो इससे क्या होता था, हम बहुत अटेंटिव हो जाते थे। हमें होता था कि अरे यार हमारा नंबर आ गया, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया और हमें ना पता चला तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन आपको पता है कि आने वाले, तो आप इंटरेस्ट लेने लगते हो। तो ब्लैक बोर्ड तो यूज़ कर रहे हो, हम सुने ना सुने क्या फ़र्क पड़ता है। आप डिस्कशन कर रहे हो, किसी एक बच्चे से कर रहे हो, दूसरे बच्चे का ध्यान हट सकता है। आप स्टोरीज बता रहे हो, बोर होकर सुनना बंद भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप कह रहे हो कि क्वेश्चन पूछोगे रेंडमली किसी से, तो हमारा इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। अब हम आते हैं 31st क्वेश्चन पे। द पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये आप याद कर लीजिए, हम क्यों लेके आए, टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इट इज नेसेसरी। और ये एजुकेशन पॉलिसी पहली कब आई थी, 1968, याद रख लेंगे आप। पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है। और 1968, 1986 और फिर 2020, ये हमारी एजुकेशन पॉलिसीज है। To raise the standards of education, it is necessary to evaluate students continuously, to give high salary to teachers, to revise curriculum and to make good school building. थर्ड ऑप्शन ऐसा अच्छा बिल्डिंग बना लेने से एजुकेशन का लेवल रेज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करिकुलम रिवाइज करना सिचुएशनल बेस्ड है। टीचर्स को हाई सैलरी देना, ये भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली, इवेल्युएशन किया ही क्यों जाता है, ताकि एजुकेशन का लेवल रेज हो, हमें पता चले कि हमने क्या सिखाया और कोई बच्चा कितना सीखा। अब आता है 33rd, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास, टू बी पंक्चुअल इन क्लास, टू बी अ गुड ऑरेटर, टू रिमूव डिफिकल्टीज फॉर स्टूडेंट्स। मैंने हमेशा कहा है कि जब आप एक टीचर हैं, अगर ऑप्शन में एक स्टूडेंट की बात की गई तो आप उसको सबसे ऊपर सर्वोपरि रखेंगे और स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देंगे, बाकी चीज़ें भूल जाइए। जिस ऑप्शन में लिखा गया है टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, ये ही सही है।
वाई स्टूडेंट शुड प्ले गेम्स इन स्कूल। अच्छा, ये गेम्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती हैं? टू मेक देम फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इट मेक्स वर्क इजियर फॉर टीचर, ये तो गलत है। इट हेल्प्स इन पासिंग टाइम, गलत है। इट डेवलप्स कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। तो स्टूडेंट्स को गेम्स खेलने के लिए क्यों बोला जाता है? ताकि एक फिजिकल बैलेंस बना रहे, कोऑपरेशन स्टैब्लिश हो उनके अंदर, उन्हें साथ में खेलना, चीजें शेयर करना, ये सब सिखाया जाता है थ्रू द फिजिकल एक्टिविटीज और द गेम्स। अब हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है हमारी 3 टाइप ऑफ एजुकेशन, हमने फॉर्म्स की बात की थी। फर्स्ट थी फॉर्मल, फिर थी इनफॉर्मल और फिर थी नॉन फॉर्मल। तो फैमिली एजुकेशन होती है इनफॉर्मल का पार्ट, स्कूल कॉलेज एजुकेशन होती है फॉर्मल का पार्ट, और जो इसके अलावा डिस्टेंस एजुकेशन या जो यूट्यूब है ये होती है नॉन फॉर्मल का पार्ट। तो जब से क्वेश्चन में पूछा गया फैमिली इज अ मीन्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। उसके बाद बोला गया देयर इज टेंशन अमंग विलेजर्स, आपकी पोस्टिंग एक विलेज में हो गई और अब वहाँ पर कुछ स्ट्रेस चल रहा है, तो एज अ टीचर आपका क्या फर्ज बनता है? फर्स्ट है यू विल इन्फॉर्म ग्राम प्रधान, सेकेंड है यू विल ट्राई टू पेसिफाई देम। पेसिफाई का मतलब होता है आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उनकी बातों को सुनेंगे। यू विल रिपोर्ट टू पुलिस, यू विल कीप डिस्टेंस विद देम। पहली बात, पुलिस की बात यहाँ पर कहीं से भी नहीं आती है, उनके डिस्टेंस बनाने की भी नहीं आती है, या तो आप ग्राम प्रधान को बताएंगे या उनकी बात को सुनेंगे। अब यहाँ पे आप टीचर है, टीचर एक काउंसलर होता है, तो आप उनकी बात को सुनेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, ना कि सीधा ग्राम प्रधान को बताएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, 37th, अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। देखिए आपने देखा होगा कि हमारे घरों में भी क्या होता है, जैसे बड़े करते हैं बच्चे वैसा ही करना शुरू कर देते हैं, और उस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ टीचर आप ऐसा बिहेव करें कि स्टूडेंट्स आपके जैसा बनना चाहे। उन्हें आप कितने भी लेक्चर दे लो, इन्हें कितनी भी स्टोरीज बता लो, वो वैसे नहीं बनेंगे जब तक आप खुद वैसे नहीं हो जाते। तो आइडियली बिहेव करेंगे, सोशल वैल्यू स्टूडेंट्स में अपने आप आ जाएंगी। नेक्स्ट है टीचर्स, आपने देखा होगा नॉर्मल लेजर टाइम में क्या करते हैं, टीचर आपको जो होमवर्क देते हैं वो चेक करते हैं अपने फ्री पीरियड्स में। तो लेजर टाइम में टीचर्स वही करते हैं, बिकॉज आपने अपने स्कूल कॉलेज में भी देखा होगा, हमने भी देखा है ना, तो वो रेस्ट करते हैं, मैगजीन, हाँ ये सब भी करते हैं, बट मैक्सिमम टाइम दे चेक द स्टूडेंट्स का होमवर्क। 39th क्वेश्चन बोलता है टीचर आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास 2। हमने अभी पढ़ा स्टूडेंट की अटेंशन अगर गेन करनी है तो क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, तो यही इसका आंसर है, अट्रैक्ट स्टूडेंट की अटेंशन। टीचर जो है क्वेश्चन क्लास में पूछता है। अब हमसे बात की कि अब टीचिंग का प्रोफेशन क्यों बनाना चाह रहे हैं, ये बड़ी मतलब अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है बोल रहा है, इजी है, हॉलीडेज होते हैं इसमें ज़्यादा। अब ये बहुत ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। टीचर जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ आवर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, उनको हम यहाँ पर ईजी प्रोफेशन बोल के या लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रोफेशन बोल के या छुट्टियाँ ज़्यादा मिलती हैं इसलिए ऐसा प्रोफेशन बोल के उसकी हम इंसल्ट नहीं कर सकते। हम टीचर एज अ प्रोफेशन इसलिए चूज करते हैं बिकॉज हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। नेगेटिव चीज़ों को कभी भी आपको टीचर में या स्टूडेंट के उसमें कभी भी चूज नहीं करना है अपने आंसर्स में। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 41st, हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ये बोलते हैं स्टूडेंट को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो कौन सी स्टडी करेंगे। अब देखिए अगर आपने ये नाम नहीं भी सुने, ऐसे बहुत से टॉपिक है, देखिए इतना वास्ट सिलेबस है, कितने टॉपिक याद रख लोगे, हो सकता है कुछ ना कुछ मिस हो जाए, समझ लो आपने ये नाम नहीं पढ़े। उन्होंने कहा सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या जरूरी है। फर्स्ट बोलते हैं सिलेक्टेड स्टडी, मतलब कुछ टॉपिक उठाए उन्होंने पढ़ लिया। इंसिडेंटल स्टडी मतलब इंसिडेंट्स हुए उन्हें पढ़ लिया। इंटेंसिव यानी कि बेस स्ट्रॉन्ग किया और उसके बाद उसके टॉपिक को अच्छे से ऊपर तक पढ़ते गए। और लर्निंग बाय रेसिटेशन यानी कि लेक्चर मेथड। अब इसमें सूटेबल क्या है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, तो इंटेंसिव स्टडी विल बी द आंसर। अब 42nd क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ क्वेश्चन क्या बोलता है। इसमें बोलता है कि क्लास में ना एक बच्चा है जो एब्सेंट रहता है, उस केस में एक टीचर को क्या करना चाहिए। क्या प्रिंसिपल को और पेरेंट्स को वरिड हो जाना चाहिए, या फिर उसको पनिशमेंट दे देनी चाहिए, या फिर उसको क्लास में ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी चाहिए। टीचर शुड टेक अ सीरियस एक्शन, ही सीरियस प्रॉब्लम समझना चाहिए। तो इसका आंसर यही होगा, जब आपको लग रहा है कि क्लास में कोई बच्चा जो है वो एब्सेंट हो रहा है और आपको उसकी प्रॉब्लम जाननी है तो आप उसके लिए एक सीरियस एक्शन लेंगे।
अब 43rd क्वेश्चन में बोलता है टू whom the responsibility of organization of curriculum activities should be stored with। करिकुलम एक्टिविटीज जो होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर या अपनी करिकुलर से रिलेटेड, ये हमेशा एक टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होती है। टॉप मैनेजमेंट स्कूल में कौन होगी? प्रिंसिपल, टीचर्स, और जो टीचर्स के अलावा जितना भी स्टाफ है वो कौन होते हैं? एग्जीक्यूटर्स। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रिंसिपल पे ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है when the students try to solve the question in some different way as taught by the teacher। ये इंसिडेंस मेरे साथ हो चुका है कि एक क्वेश्चन था, वो मुझे सॉल्व करना था, मुझे किसी और तरीके से आता था, मैं उसे सॉल्व करके गई, और जब मैंने अपने टीचर को दिखाया तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया कि ये तरीका मैंने नहीं सिखाया, तुमने इस तरीके से सॉल्व क्यों नहीं किया, जिसने मुझे बहुत डिमोटिवेट कर दिया था। क्योंकि उसके बाद आई वोंट इवन ट्राई अगेन टू डू समथिंग ऑन माई ओन, तो फिर मैं वो रट्टा वाली बात हो जाएगी। यही ये क्वेश्चन बोलता है कि स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन सम डिफरेंट वे एज टॉट बाय द टीचर फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बुक। दीज स्टूडेंट शुड बी, फर्स्ट बोल रहे डिस्करेज कर देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, सजेस्टेड टू टॉक विद द टीचर आफ्टर द पीरियड, सजेस्टेड टू फॉलो द क्लासरूम नोट्स। तो हमेशा एनकरेजमेंट ही होना चाहिए। अगर उसने अपने आप से, हम सेल्फ स्टडी प्रमोट करना चाह रहे हैं ना, अगर उसने सेल्फ स्टडी करके कुछ इनोवेशन किया है तो क्यों नहीं, उसको एनकरेजमेंट मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द एक्सपीरियंस टीचर डू नॉट रिक्वायर द डिटेल्ड लेसन प्लान ऑफ अ टॉपिक बिकॉज they can teach in a good manner without help. The number of curious students is very poor in the class. When they commit some mistake, they do not face any challenge for the student. They can equip themselves with brief outline and gain specialization through experience. अब ये बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस टीचर को ना ज़्यादा लेसन के बारे में प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप एक बात सुनो, अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको एक चीज़ करने का आपको पता है, बार बार कर चुके हो, अब जब आपको बात पता है तो आप उसमें एक स्पेशलाइजेशन हासिल कर लोगे ना, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी तो प्लानिंग की कम जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज द राइट आंसर। द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट इन विच स्टूडेंट्स लीव देयर स्कूलिंग इन अर्ली ईयर्स कैन बी टैकल्ड इन अ बेटर वे थ्रू। अब कुछ केसेस में बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस या अदर रीजंस कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं स्कूलिंग को अर्ली ईयर्स में छोड़ देते हैं। इसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं? फर्स्ट, रिडक्शन इन द वेट ऑफ करिकुलम। अब देखिए करिकुलम तो जो है वो है, उसको कैसे कम करोगे? सिंपैथी ऑफ टीचर, सिंपैथी से आप उन्हें वापस थोड़ी ना लेके आ सकते हो। अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, ठीक है। एनकरेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हमें वही तो करना है, हमें स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है कि कुछ भी हो जाए वी डोंट हैव टू लीव द स्कूल्स। और एनकरेजमेंट कौन कर सकता है? टीचर ही। तो दिस इज द सूटेबल आंसर, क्योंकि करिकुलम हम रिड्यूस करना हमारे हाथ में नहीं है। सिंपैथी से वो स्टूडेंट रुकने वाले नहीं है कि हमें पता है आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम आपके साथ हैं, इससे वो रुकने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं आपको पता है तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ ही रहा हूँ ना स्कूल। अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट इन द स्कूल, अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? मतलब स्कूल के एनवायरनमेंट को अट्रैक्टिव क्या, बिल्डिंग अच्छी बना लोगे तो बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। एनकरेज करिए उसे, पॉजिटिव माइंडसेट दीजिए उसे, और फिर वो पक्का बच्चा रहेगा ही स्कूल में। अब आइडियल टीचर का क्या होता है? टीचर द होल करिकुलम, वे तो देखो आपकी ड्यूटी है, करना ही पड़ेगा। हेल्प्स टू स्टूडेंट लर्निंग, ये भी आपकी ड्यूटी है। इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड अ गाइड। आइडियल टीचर है, एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड तीनों होता है। ये अच्छा ऑप्शन लग रहा है, सूटेबल ऑप्शन लग रहा है, तो ये हम सिलेक्ट करेंगे। The aim of education should be to develop vocational skill. Vocational मतलब other than your this theoretical knowledge हम कहते हैं, vocational skills को develop करना, social awareness करना, prepare the student for examination या practical life। अरे आप डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, स्टूडेंट को क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि जो उसने पढ़ा वो प्रैक्टिकली अप्लाई करे और उस सोसाइटी की डेवलपमेंट हो। यही तो मैं फर्स्ट डे से बोल रही हूँ। तो एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। अभी आखिरी के 2 क्वेश्चन हम करेंगे और उसके बाद बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। द बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग स्टूडेंट्स होमवर्क, हमें कैसे करना चाहिए? असाइन इट टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बिल्कुल गलत। ये कई बार टीचर करते थे बट ये बहुत ही गलत तरीका है। बिकॉज इससे क्या होगा, वो स्टूडेंट जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है वो ये सोचेगा कि अरे मेरी तो इंसल्ट हो रही है ना क्लास में, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं करेगा ढंग से काम। टू चेक द आंसर द क्लास इन अ ग्रुप मैनर, टू चेक देम विद द हेल्प ऑफ स्पेसिमेन आंसर, टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ इन अ रेगुलर वे। आपने अगर किसी को होमवर्क दिया है तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप ग्रोथ कैसे पता लगाओगे? एक स्टूडेंट की ग्रोथ को आप तभी पता लगाएंगे ना। हो सकता है कि पहले दिन वो बच्चा काम नहीं कर रहा था, दूसरे दिन और अच्छा करके आया, तीसरे दिन और अच्छा करके आया। ग्रोथ तो ऐसे ही पता चलती है। टीचर को खुद ही रेगुलर वे में होमवर्क चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर वो रेगुलरिटी चेक नहीं करेंगे ना तो हम केयरलेस हो जाएंगे। अब
लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा है, टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल्स सो दैट, एक टाइमली टेस्ट होने का, जो हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं वो क्यों हम इम्प्लीमेंट करते हैं, द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म टू द पेरेंट्स, बिल्कुल ठीक बात है, रेगुलर प्रैक्टिस कैन बी कैरिड आउट, बिल्कुल ठीक है, स्टूडेंट्स कैन बी ट्रेन फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, बिल्कुल ठीक है, अ रेमेडियल प्रोग्राम कैन बी अडॉप्टेड इन द फेज ऑफ फीडबैक। अब इवैल्यूएशन का जो मेन जो एम होता है दैट इज फीडबैक, ताकि टाइम पर इम्प्रूव हो पाए। कोई भी एक्शन अगर चलाया गया है किसी स्कूल में, उसका मेन एम यही होता है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा टेस्टिंग प्रोग्राम की बात की गई और उसका ऑब्जेक्टिव की बात की गई, तो समझ लेना वो फीडबैक और उनको इम्प्रूव करने के लिए ही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अब ये एमसीक्यूज को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, और हम बाकी के 50 एमसीक्यूज और हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एमसीक्यूज को आप, जो मैंने बातें बोली हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बट ध्यान में रखेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बेस अपना स्ट्रांग रखिए, टीचर की बात गई तो टीचर समझिए अपने आप को, स्टूडेंट की बात की गई तो स्टूडेंट समझिए खुद को, और बहुत आराम से दिमाग लगाते हुए, अभी टाइम है तो आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे, बिकॉज अभी आप एग्जाम में नहीं बैठे हैं, आप घर पे बैठे हैं, आप समझ सकते हैं एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा। जो लर्न करने के क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, आपको लर्न करने होंगे, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस को समझिए और जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए। 50 क्वेश्चंस की हैं, 50 हम और करेंगे, बाकी जितने भी आप करना चाहते हैं आप करते रहिए, बट सिलेबस इतना वास्ट है कि सिर्फ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ें करनी है। तो just be very patient, be very diligent with your syllabus, with the topics that you are studying, and all the very best. लेक्चर को एक बार और देख लीजिएगा, and stay safe. Thank you.